बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। बॉयलर साल्ट के सिलसिले में इस वक्त लेक्चर नंबर 27 है और ये प्रोसेस स्टीम यानी सुपर हीटेड स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल करने के तरीके पर बहस करेंगे। इसके अलावा जो पहले हमने कंट्रोलर पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं, उनके अलावा भी जो कोई कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं उन पर भी कुछ बहस करेंगे, कुछ बताएंगे आपको। तो सुपर हीटेड स्टीम के टेम्परेचर कंट्रोल की क्या अहमियत है। तो अभी हम सुपर हाई प्रेशर स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल के तरीक़ों का मुताला करेंगे। ये मुताला इसलिए ज़रूरी है कि सुपर हीटेड स्टीम के टेम्परेचर की बड़ी अहमियत है। जब स्टीम टरबाइन को अच्छी एनर्जी चाहिए होती है हमें सुपर हीटेड स्टीम देनी पड़ती है। इसका टेम्परेचर आम सैचुरेटेड स्टीम से ज़्यादा होता है जबकि प्रेशर सेम ही होता है। तो कुछ बॉयलरों पर कुछ अवामल ऐसे होते हैं जैसे फ्लू गैसें हैं या उनमें वेलोसिटी कमी बेशी या पानी की कमी बेशी, उससे टेम्परेचर में भी कमी बेशी आती है। हमें वो जो है ना लाइव स्टीम का टेम्परेचर सुपर हीट का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कई मरतबा बोर्डमैन या बॉयलर ऑपरेटर को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारा कुछ समझना, एक टेक्निकल तरीके से समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम उसी से कंट्रोलर बनाते हैं और कंट्रोल करते हैं, मैनुअल करें या जिस तरह भी करें, हमें एक फिनोमेना हाथ आ जाता है। तो ये यहाँ वो चीज़ बहस की जा सकती है। तो अभी हम ये तो खैर आप मुताला कर सकते हैं। अभी हम ये बहस करेंगे कि मुख्तलिफ अमल सुपर हीटेड स्टीम पर कैसे असरअंदाज होती है। पहला तो मेरा ये अपना ऑब्जर्वेशन है या दावा है या कुछ है जो भी समझ लें, ये स्टडी है। तो यकदम लोड बढ़ने से कन्वेक्शन सुपर हीटर हो तो सुपर हीटर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता है। अगर कोई कंज्यूमर लोड ज़्यादा लेता है, यकदम लोड बढ़ा देता है, तो कन्वेक्शन सुपर हीटर में सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता है। रेडिएंट हो तो टेम्परेचर घटता है, 1-2 डिग्री घटता है, ज़्यादा नहीं होता, 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। और आमतौर पर कई मरतबा यकदम जर्क आती है, इंडिकेशन भी आ जाती है कि हाई टेम्परेचर की कन्वेक्शन के लिए और लो टेम्परेचर की रेडिएंट के लिए। इसकी वजह यह है कि लोड के बढ़ने की वजह जो ही कंबस्शन एयर की मिकदार बढ़ती है वो पहले मौजूद फ्लू गैसों को स्वीप कर कन्वेक्शन जोन को ले जाती है। यानी जब लोड बढ़ता है तो इमीडिएटली लोड बढ़ने से कंपनसेट करने के लिए फायरिंग भी बढ़ती है। तो फायरिंग में फ़ौरन हम अगर मैनुअल भी बढ़ाएं या ऑटोमेटिक बढ़ाएं तो पहले फ्लू गैसेस को कंबस्शन एयर बढ़ाते हैं। तो कंबस्शन एयर जब बढ़ती है तो वो पिछली कंबस्शन एयर को स्वीप करके कन्वेक्शन जोन को ले जाती है। अभी उन्होंने हीट ट्रांसफ़र वाटर वाल्स को नहीं पूरी तरह की होती, तो वो कन्वेक्शन जोन को गई तो जाके जब सुपर हीटर 3 से गुजरेगी या दूसरे फाइनल सुपर हीटर से गुजरेगी उसका टेम्परेचर बढ़ाती चली जाएगी। यानी वो जो है ना वाटर तो फ्लो उतना ही है, कुछ देर बाद ही बढ़ना है, फौरी तौर पर तो नहीं बढ़ा। तो वो जो है ना फ्लो तो उसने लाइन से सक किया है। तो यानी फ्लू गैसें वेलोसिटी से एकदम बढ़े फ्लू गैसें एस्केप कर जाती है। जबकि पानी इतनी तेज़ी से सर्कुलेट होकर स्टीम बन के सुपर हीटर तक नहीं पहुँचता। पानी की वेलोसिटी इतनी तेज़ नहीं हुई थी, वो स्लो होती है। इससे कन्वेक्शन जोन में बढ़ती वो भी है, कन्वेक्शन रात ज़्यादा मिकदार हो जाने सुपर हीटर का कम स्टीम में इंतकाल हो जाता है और सुपर हीटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये तो था कन्वेक्शन जोन सुपर हीटर। जबकि निचले रेडिएंट जोन में टेम्परेचर इस वजह गिरता है, ताज़ा कंबस्शन एयर आ जाती है, दूसरी तो स्वीप हुई गई, उन्हें हीट ट्रांसफ़र ही नहीं की वो। लेकिन वो जो ताज़ा कम टेम्परेचर की एयर मिलती है रेडिएंट सुपर हीटर को, टेम्परेचर गिर जाता है और निस्बतन कम टेम्परेचर की हवा उनकी जगह लेनी आती है। जब मुकाबला फ्यूल नहीं बढ़ा, ये वजह बड़े यूटिलिटी इदारों में दोनों किस्म सुपर हीटर इस्तेमाल होते हैं। दोनों किस्म की इस वजह से होती हैं कि कन्वेक्शन जोन में प्राइमरी सुपर हीटर लगा देते हैं और फाइनल सुपर हीटर रेडिएंट में लगा देते हैं। अगर मिडल सुपर हीटर हो तो वो भी रेडिएंट कन्वेक्शन जोन में लगा देते हैं। अपने अपने सोच होती है, अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है। अच्छा, ये अगला हमारी दूसरी बात है, यकदम कंबस्शन एयर बढ़ाने से अगर कन्वेक्शन सुपर हीटर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता है। अगर वो वही बात हुई कि कई मरतबा ऑक्सीजन जो है ना हमने कुछ कम रख लिया है, कोई फ्लू गैसेज में ऑक्सीजन, तो वो ज़्यादा वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का बायस बनती है। हमें थोड़ा सा कंबस्शन एयर बढ़ानी मतलूब होती है मैनुअल तौर पर, तो वो उस वक्त हम अकेली कंबस्शन एयर बढ़ाते हैं। वो भी स्वीप का अमल करती है, तो वो फ्लू गैसों का टेम्परेचर वो जो है स्वीप कर जाती हैं
और वो जो है ना सुपर हीट स्टीम का टेम्परेचर गिर जाता है कंबस्शन एयर में, और जबकि रेडिएंट में वही अमल होता है। अगर बॉयलर फीड वाटर का इनलेट फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो दोनों के सुपर हीटर स्टीम का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब ये है कि आपने डीएरेटर में आपने टेम्परेचर दो ही काम हो सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी जो स्टीम थी वो क्या कहते हैं फ्लैश स्टीम या लो प्रेशर स्टीम, वो ज़्यादा फीड कर दी, तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों से बढ़ा दिया। और दूसरा ये है कि या पीछे से ठंडा पानी आ गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, या वो स्टीम बंद हो गई, वो लो प्रेशर स्टीम सप्लाई बंद, टेम्परेचर, तो दोनों ही काम होते हैं। अब हमारा ये है, मेरा कहना ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दें डीरेटर का तो सुपर हीटर स्टीम का टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर टेम्परेचर घटा दें तो सुपर हीट स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि बढ़ाना घटाना नहीं चाहिए। कई मरतबा ये पता नहीं चलता। पता इस वजह से नहीं चलता कि सुपर हीटेड स्टीम की जो है ना वो सप्लाई, जो हमारे कुछ टेम्परेचर खुले होते हैं उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जब टेम्परेचर गिरता है तो टेम्परेचर तो बंद हो जाते हैं इंडिकेशन लेकर, तो हमें वो अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन ये जो है ना वो ऐसा हो जाता है। टेम्परेचर्स पर याद आ गई बात, तो अगर एक बॉयलर है जिसका प्रेशर 105 kg है और वो जो है ना स्टीम का टेम्परेचर 505 डिग्री सेंटीग्रेड सुपर हीट का रखना मतलब है, तो अगर हम उसके टेम्परेचर टोटल बंद करते हैं और उसकी तमाम ट्यूबें वो डाउन कमर की या प्रेशर की सारी हर किस्म की और वो सुपर हीटर की बाहर अंदर से साफ़ हैं, तो और वो टेम्परेचर टोटल बंद हो तो 520 डिग्री सेंटीग्रेड फुल स्टीम की सप्लाई दे सकता है। यानी डिज़ाइन ऐसा किया जाता है कि ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ रहे, यानी वो डिज़ाइनिंग ऐसी की जाती है, शुरू से कैलकुलेशन की जाती है। तो बकाया टेम्परेचर, क्योंकि बाद में टेम्परेचर गिरना ही होता है, तो बकाया टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम टेम्परेचर से पानी देते हैं, स्प्रे करते हैं, जिससे टेम्परेचर सुपर हीट का गिर जाता है। अब इसी केस में आपका टेम्परेचर खुला हुआ था, तो अब आपने या डीरेटर का बढ़ा दिया, वो तो बंद हो गया, टेम्परेचर तो वहीं रहा, तो आपने कहा कि ये दवा ही गलत है, तो आप उसको देखेंगे टेम्परेचर को क्लोज हुआ या नहीं हुआ, वो रिकॉर्डर बता देगा, उसकी इंडिकेटर बता देगा ये वो। लेकिन हम ये अच्छा, अब टेम्परेचर आपने गिरा दिया, बॉयलर फीड वाटर का टेम्परेचर गिरा दिया, तो गिराने से ये है कि ये टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा क्यों? अब हम बहस करते हैं। अब ये है कि गर्म पानी की जो है ना स्टीम ड्रम में सर्कुलेशन वेलोसिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत ठंडे पानी के टेम्परेचर की वजह से। तो गर्म पानी जल्दी सर्कुलेट होकर, जब गर्म आएगा जल्दी सर्कुलेट होकर वो पहुंचेगा सुपर हीटर के फाइनल सुपर हीटर पर जल्दी पहुंचेगा, जबकि जो है ना फ्लू गैसें दूसरी हिसाब से चल रही है, तो टेम्परेचर इस वजह से गिर जाएगा। लेकिन साथ में अगर टेम्परेचर बंद हो गया तो आपकी स्टीम लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी, जैसे टेम्परेचर का मैंने पहले मिसाल दी। अब दूसरी सूरत में अगर टेम्परेचर कम किया तो वेलोसिटी तो बढ़ जाए, वो जो है ना वो देर लेगी। अगर आपका यानी BFW का टेम्परेचर कम हो गया है तो वो सर्कुलेशन देर लेगी वहाँ तक पहुँच के सुपर हीट स्टीम तक, तो वो जब देर लेगी फ्लू गैसें उस हिसाब से है तो वो टेम्परेचर बढ़ा देंगे। लेकिन इस सूरत में ये होगा कि आपकी लोड बर्दाश्त करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि स्टीम की वेलोसिटी गिर जाएगी। ये बाकी वो चीज़ हमने इस पर बहस कर चुकी है। अगर बॉयलरों की फ्लू गैसेस के इस्तेमाल में कोई बैफल टूट जाए, कुछ बैफलें लगी होती हैं जो फ्लू गैसों को वो जो है ना कर रही होती हैं, वो सर्कुलेशन कर रही होती है ताकि मुख्तलिफ जगहों पर हीट ट्रांसफ़र होगी, तो सुपर हीटर का टेम्परेचर कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, उस वजह से होता है। और ये मुस्तकिल असर होता है, बैफल टूट जाने की वजह से बॉयलर वाइब्रेशन भी बढ़ जाती है, ये भी उस पर असरअंदाज होते हैं। बॉयलर के स्टीम ड्रम में से कई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं ऑक्सिलरी स्टीम लेती हैं, इसमें सैचुरेटेड स्टीम लेती हैं, उसकी अलग लाइन होती है, वो सैचुरेटेड स्टीम से ली गई होती है, तो वो लाइन से सैचुरेटेड स्टीम लेती हैं
और उसके ऊपर लाइन के ऊपर वाल लगा होता है। तो वाल के साथ सेफ्टी वाल भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जो ही ऑक्सीजन की तरफ सैचुरेटेड स्टीम का फ्लो बढ़ेगा, सुपर हीट का टेम्परेचर भी बढ़ेगा इसलिए वजह से कि सुपर हीट तो कम होगी, स्टीम उधर को फ्लो कम हो गया सुपर हीटर की तरफ, स्टीम फ्लो कम होगा तो फ्लू गैसेस तो उतनी आ रही हैं, टेम्परेचर गिरा देंगे, सॉरी बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, क्योंकि सुपर हीटर में कम स्टीम गुजरेगी, क्योंकि फ्लू गैस पहले जितनी गुजरी याद रखें, सैचुरेटेड स्टीम की लाइन सुपर हीटर किसी किसी वाल के इजाज़ से, अगर सुपर हीटर की तरफ जो है ना वहाँ वाल की इजाज़त नहीं होती, सिर्फ ऑक्सिलरी स्टीम की सप्लाई के लिए स्टॉप वाल लगाया जाता है और वो वहाँ सेफ्टी वाल भी लगाना चाहिए। तो छठी थ्योरी ये है बर्नर की नोजलें किसी वजह से चोक हो जाए तो फिर भी सुपर हीटर यानी दूसरे जब चोक हो गई, इसका मतलब यह है कि आपकी फायरिंग ही कम हो गई, तो सुपर हीटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और स्टीम का लोड भी नहीं बढ़ेगा, तो ये तो वो उसके लिए लगाए गए स्ट्रेनर लगाए गए होते हैं स्ट्रेनर को क्लीनिंग करनी पड़ती है, ये टाइमिंग होता है मुकम्मल क्लीनिंग के लिए शट डाउन करना। अगर किसी वजह सुपर हीटरों पर कार्बन या ऐसा इजाज़ जम जाए या अंदर स्केल जो किसी किस्म सुपर हीटरों का टेम्परेचर कम होगा, अगर सुपर हीटरों की ट्यूबों पर स्केल जम जाए, तो बाहर कालक जम जाए, डस्ट जम जाए या अंदर वो क्रोस से वो मटेरियल जम जाए, इस पर हम वाटर ट्रीटमेंट में बहस करेंगे। इस तरह से वो सुपर हीटर स्टीम जो है ना वो फ्लू गैसें वो हीट ट्रांसफ़र किए बगैर ही जाएंगी, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो वाटर वाल व राइज़र के बाहर भी स्केल जमने सुपर हीटर का टेम्परेचर फिर बढ़ेगा। अगर वो तो हीट ट्रांसफ़र यानी सिर्फ वाटर वाल और अपराइज़र में स्केल जम जाए तो सुपर हीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हीट तो सारी ऊपर जा रही है, लेकिन एज ए होल स्टीम की पैदावार गिर जाएगी या लोड बर्दाश्त की सलाहियत में कमी होगी, क्योंकि वाटर वाला अपराइज़र के बाहर ही अंदर स्केल जमने से सैचुरेटेड स्टीम की पैदावार में कमी वाक़ है। जब आपके मुकाबलतन हरारत में ज़्यादा मकदार दस्ते सुपर हीटर में इंतकाल ज़्यादा होता है। ये तो थे कुछ हमने अवामल जो स्टडी किए कि ये सुपर हीटरों का टेम्परेचर किन चीज़ों से मुतासर होता है। अब ये कंट्रोल के तरीके हैं, कंट्रोल के तरीके में एक है कुछ बर्नर को जलाना या बुझा देना, ये जो है ना ये वो वहाँ होता है जब टेम्परेचर आपका किसी तरीके से कंट्रोल ना हो रहा हो, तो वो कुछ बर्नर को जलाते हैं या बुझाते हैं, लेकिन अगर सारे बर्नर जल चुके हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। अगर सुपर हीटर के फाइन टेम्परेचर करना मतलब ना हो तो बॉयलर चिप में 4 या 4 बर्नर लोड कमी कंट्रोल के लिए 1 या 2 बर्नर को बंद या फायर किया। ऐसे बॉयलर जिसमें ठोस ईंधन मतलब बेगास और कोयल फायरिंग के उनमें आमतौर तेल के अलग बर्नर भी लगाए जाते हैं, तो वो तेल के या उसके नेचुरल गैस या LPG के लगा दिए जाते हैं। वो उसमें लगाते हैं कि आपका सुपर हीट का टेम्परेचर किसी वजह से भी पूरा नहीं हो रहा, तो वो फिर हम उस बर्नर को जला देते हैं। वो बर्नर जलाते हैं, वो एक्स्ट्रा बर्नर होता है, तो वो सुपर हीट का टेम्परेचर बढ़ाता है। उन बर्नर फायर करके हम सुपर हीट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ऐसा उस वक्त किया जब लोड में बहुत एक कमी या ज़्यादती हो जाए। अच्छा, दूसरा ये है तरीक़ाकार बर्नरों का रुख बदलना। कुछ बर्नर में ऐसे बर्नर लगाए जाते हैं जिसको ज़रूरत के मुताबिक ऊपर नीचे की तरफ घुमा सकते हैं। टिल्टिंग बर्नर ये जो है ना ऊपर नीचे हो सकते हैं। जब सुपर हीटर टेम्परेचर स्टीम का टेम्परेचर कम करना मतलब बर्नर करने नीचे की तरफ कर दें। नीचे करने से ये होगा कि फ्लू गैसों की वेलोसिटी को वो जो है ना वो लंबा सफ़र करना पड़ेगा, यानी फ्लू गैसों को लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, जबकि बर्नर अगर ऊपर की तरफ करने से सुपर हीट का टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। एक तो ये तरीका। ये तीसरा तरीका फ्लू गैसों को बाईपास कर देना। ये बहुत सारे बॉयलरों में ये तरीका इस्तेमाल होता है। इसमें बाईपास करने के लिए लगा डैम्पर होता है, यानी फ्लू गैसों को साइड से बाईपास करके चिमनी को भेज देते हैं, यानी एयर पर हीटर इकोनोमाइज़र सब कुछ बाईपास हो जाता है, तो फ्लू गैस सीधी चिमनी को गई, तो स्टीम टेम्परेचर ज़्यादातर फिर फ्लू गैसें तो कम हो गई, तो सुपर हीटर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो वो जो है ना डैम्पर के हिसाब से कदरे बाईपास है, सारा नहीं करते, कदरे कर देते हैं थोड़ा सा। ये बाईपास लाने कानून पर हीटर को बाईपास करें दोबारा चिमनी से मुश्किल होती है। इस तरीके से हम मुफीद हीट ज़ाय करते हैं। अच्छा, फ्लू गैसों की रीसर्कुलेशन। अगर जिस भी तरह फ्लू गैसों की रीसर्कुलेशन है स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल में के लिए मुफीद है, क्योंकि इससे टोटल हीट एब्जॉर्प्शन बदल जाती है। फ्लू गैसें जो चिमनी को जा रही हैं वो उनको
अगर किसी तरीके से हम कंबस्शन एयर से, इनलेट कंबस्शन एयर से मिला दें, वो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, लेकिन जलने के लिए कंबस्शन एयर मुफीद ऑक्सीजन होती है। तो वो जो है ना, अगर रिसर्कुलेशन थोड़ी बहुत कर दी जाए तो वो जो है ना टेम्परेचर कंट्रोल करने में आसानी रहती है। इसको वो टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर सुपरेटर का बढ़ जाता है। ये किसी बॉयलर में आजकल ये तरीका नहीं इस्तेमाल किया जाता, पहले किया जाता था। पांचवा फ्लू गैसों को सुपर हीटर रीहीटर के दरमियान बाईपास करना। अगर सुपर हीटर रीहीटर के गिर्द फ्लू गैसों को बाईपास कर दिया जाए, यानी सिर्फ सुपर हीटर रीहीटर के बाईपास के, तो अपर स्टीमिंग रेंज में टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी ये जो है ना, या तो सुपर हीटर में बाईपास कर दो और वो अकानमाइज़र को सीधी दे दो, और या फिर वो जनरेटर वो रीहीटर को दे दो, अकानमाइज़र को बाईपास कर दो। इस तरीके से भी कंट्रोल किया जा सकता है। रेडिएंट और कन्वेक्शन सुपर हीटर लाना, जैसे पहले जिक्र किया, लोड बढ़ने कन्वेक्शन सुपर हीटर के अंदर ये बढ़ता है, जबकि रेडिएंट सुपर हीटर में टेम्परेचर कम होता है। लोड बढ़ने कन्वेक्शन में बढ़ता है रेडिएंट। अगर सुपर हीटर कुछ इससे रेडिएंट जोन में, कुछ इस पर हम बहस कर चुके हैं, वो थोड़े से कुछ कन्वेक्शन जोन में लगा दें, कुछ रेडिएंट जोन में लगा दें, टेम्परेचर कंट्रोल करने में आसानी रहती है। ट्विन फर्नेस डिज़ाइन, ये डिज़ाइन पहले तजवीज़ किया गया था, लेकिन ये महंगा डिज़ाइन। इस किस्म का फर्नस बनाना स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल करने में आसानी रहती है, यानी साथ में एक और फर्नेस लगा देते हैं। पहले इस किस्म के फर्नेस डिज़ाइन किए, लेकिन इन फर्नेस दीगर मसाइल भी दरपेश भाई ये बाद में डिज़ाइन लेते हैं। एक और फर्नेस भी लगा देते हैं और वो स्टीम उधर सर्कुलेट करते हैं, और वो जो है ना, इससे हमें वो कंबशन चैम्बर में साइज़ बड़ा हो जाता है, और इससे हमें टेम्परेचर कंट्रोल करने में आसानी रहती है। इस पर पूरी बहस नहीं करेंगे, क्योंकि ये शायद ही कहीं इस्तेमाल होता, वो पुराना को हो तो हो। अदरवाइज़ ये महंगा तरीका है, एक बड़ा फर्नेस बनाना और वो चैम्बर लगाना, ये कोई भी मेल 99.9% कोई यूज़ नहीं कर रहा। पहले कोई किया हो तो अल्लाह ताला। अच्छा, ये हीट एक्सचेंज टाइप, ये भी तरीका इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये सुपर हीटर ट्यूबों में एक हिस्सा स्टीम ड्रम के अंदर लगे हुए ट्यूबों के बंडल में से गुजरता है, यानी सुपर हीटर में से एक ट्यूबों का डिज़ाइन स्टीम ड्रम में से गुजार देते हैं। इसमें सुपर हीटर स्टीम डायरेक्ट स्टीम ड्रम के पानी से नहीं मिलती है, ट्यूबों से गुजरती है, और वो बॉयलर फीड वाटर को गर्म कर जाती है। सुपर हीटर ट्यूबों को बॉयलर के बाहर लाकर उनमें से बाईपास लेकर और उनमें एक सादा वाल्व या कंट्रोल वाल्व लगा कर स्टीम ड्रम में मजबूत ट्यूबें, बाद में इन ट्यूबों का आउटलेट एक हाइड्रो के साथ दोबारा मेन सुपर हीटर स्टीम के आउटलेट से मिला जाता है। इससे टेम्परेचर तो गिर जाता है, लेकिन ये जो है ना काफ़ी सिस्टम को अपसेट करता है, यानी वो ड्रम वाटर को बड़ा डिस्टर्ब करता है, और कई किस्म डिस्टर्बेंस हो जाती हैं। ये तरीका भी इस्तेमाल नहीं किया जाए। जब सुपर हीटर के टेम्परेचर कम करना, मतलब स्टीम ड्रम की तरफ जाने वाले सुपर स्टीम का थोड़ा सा वाल्व को, इस सुपर हीट का हीट एक्सचेंज से टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि स्टीम ड्रम का पानी कम सुपर टेम्परेचर, बाद में ये मेन आउटलेट से मिलेगा, बाकी सुपर स्टीम टेम्परेचर कम कर देते हैं। इसमें भी वो ऊपर वाला तरीका ही होता है, लेकिन इसमें हम वो स्टीम ड्रम में नहीं करते, बल्कि ये जो है ना पहले कोई हीटर लगा देते, एक्सचेंज तरीका लगा देते हैं, जो इकोनोमाइज़र का पानी है आ रहा होता है उसको साथ हीट एक्सचेंज करता है। हीट एक्सचेंज करता ये तो वही है, लेकिन वो इकोनोमाइज़र के पानी से हीट एक्सचेंज कर लेते हैं और टेम्परेचर कम कर लेते हैं। आगे अगला है नवा रीहीटर टाइप। बहुत सी यूटिलिटी उदाहरण टर्बाइनों के दरमियाने प्रेशर स्टीम और बॉयलर फर्नेस को रीहीट करने के लिए रीहीटर लगे होते हैं। बहुत सारे रीहीटर लगे होते हैं। ये रीहीटर क्या होता है, ये पहले मैंने बताया था कि वहाँ से टर्बाइन की जो सेकंड टर्बाइन होती है उसमें से सेकंड और थर्ड उसमें से कुछ स्टीम को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दोबारा बॉयलर में लाइनें भेजी जाती हैं। तो वो दो लाइनें भेजने से वो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन ये जो है ना हीटर वो सुपर हीटर के बाद होता है, तो वहाँ फ्लू गैसों का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, तो वो चाहिए भी थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं, कम चाहिए होता है, बाद हीट एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है। अच्छा, वो उससे भी मतलूबा टेम्परेचर बढ़ जाता है,
तो आना बढ़ जाए। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम सुपर हीट लाइनों की से बाईपास लाइनें लेकर री हीटर के अंदर इस तरह लगा दें। ये होता ये है कि री हीटर जो लगा होता है आपका, री हीटर के अंदर कुछ ट्यूबें और लगाई जाती हैं, वो बेसिकली उनका लिंक सुपर हीटरों के साथ होता है। वो री हीटर की नहीं होती, सुपर हीटरों की होती, तो वो दोबारा वो जो है ना सुपर हीटर को आ रही होती हैं, तो वो इसे इंटरलिंक कर लेते हैं। री हीटर की ट्यूबें होती है या ट्यूब के अंदर ट्यूब, या फिर री हीटर की ट्यूब के अंदर एक ट्यूब होती है, फिर उसकी हीट को जल्दी से सुपर हीट स्टीम का टेम्परेचर और बढ़ जाता है। यानी वो प्राइमरी से वो सुपर हीटर को आती हैं, फिर वो सेकेंडरी टेम्परेचर ट्यूब गया, इस तरह से री हीटर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जबकि स्टीम सुपर हीटर स्टीम टेम्परेचर कम। इस सिस्टम मुश्किल ये है से री हीट स्टीम में डायरेक्ट सुपर हीट स्टीम से लिंक बन जाता है, तो जिससे टर्बाइनों के लिए कंट्रोल सिस्टम में दीगर मुश्किलात बन सकती हैं। ये बड़ी उलझाव पैदा करता है। आगे आया आखिरी 10वां तरीका स्प्रे टेम्परेचर। ये आजकल मैक्सिमम बॉयलरों में यही तरीका इस्तेमाल होता है। ये बड़ा आसान तरीका है। इसके लिए जो है ना सुपर हीटरों के दरमियान में हाई प्रेशर बॉयलर फीड वाटर स्प्रे करते हैं। एक वो डी सुपर हीटर, उसमें एक नोज़लें लगी होती हैं, नोज़लों से वो स्प्रे किया। स्प्रे इस तरह से होता है कि वो जो पहले और दूसरा फर्ज गया सुपर हीटर, उसके दरमियान में उस पानी दूसरे को जा रहा था स्प्रे का, तो वो स्टीम जो है ना का टेम्परेचर गिर जाता है। वो स्टीम पानी वो मिलते ही स्टीम बन जाता है और टेम्परेचर गिर जाता है। तीसरे चौथे कई बार तीसरा चौथा सुपर हीटर भी होता है। सुपर हीटर बॉयलर के फ्लू वैसे के आउटलेट के वास्ते इंस्टॉल किया जाता है। पहले सुपर हीटर के बाद आमतौर पर हीटर और फिर एकानमाइजर लगाया जाता है। ऐसा इसलिए कि आखिरी सुपर हीटर को ज़्यादा गर्म फ्लू का समय। इनको मजबूत करने वाली लाइनों के जो जोड़ने वाली है, दरमियान में हेडर होते हैं जिन्हें स्प्रे टेम्परेचर, ये दरमियान में लाइनों के दरमियान में हेडर होते हैं जिन्हें स्प्रे टेम्परेचर से वो सुपर हीट स्टीम होकर गुजरती है। या तो उसको ताज़ा पानी मिल जाता है या नहीं मिलता, तो वो जहाँ पानी की फुहार किसी में खास डिज़ाइन किए गए नोज़लों के जरिए ताज़ा बॉयलर फीड वाटर कंट्रोल से स्प्रे करते हैं। उसका अपना कंट्रोल वाल होता है और वो टेम्परेचर की इंडिकेशन दे रहा था, आगे हम समझाएंगे आपको। इसको इनको बॉयलर फीड वाटर स्प्रे के अलग अलग कंट्रोल वाल से, अगर 4 सुपर हीटर होंगे तो तीन स्प्रे टेम्परेचर लगाए जाएंगे। अभी सुपर हीट टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर मैन्युफैक्चर यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये एक ड्राइंग है, आपको थोड़ा समझाने के लिए है। ये देखें, ये एक बॉयलर का ड्रम है। बॉयलर के ड्रम से ये स्टीम निकल रही है, ये सैचुरेटेड स्टीम है। सैचुरेटेड स्टीम ये गई फर्स्ट स्टेज सुपर हीटर, फर्स्ट स्टेज सुपर हीटर से ये डी सुपर हीटर, डी सुपर हीटर में ये बॉयलर फीड वाटर स्प्रे किया जाता है। तो ये स्प्रे जब किया जाता है तो यहाँ एक सुराख होती है अंदर और एक आगे नोज़ल होती है, तो उसमें स्प्रे किया। यहाँ स्प्रे करने से कम टेम्परेचर का पानी होता है, वो स्प्रे का प्रेशर ज़्यादा होता है इस पानी का, स्प्रे करने से ये सुपर हीट स्टीम में टेम्परेचर गिर जाता है। तो ये फिर गिरने के बाद ये सेकंड सुपर हीटर की यहाँ और हीट मिल रही होती है, तो ये यहाँ से हाई प्रेशर टरबाइन हो गई स्टीम। अब यहाँ आता है वो आगे है स्प्रे टेम्परेचर को मेन स्टीम टेम्परेचर सेट पॉइंट, यानी ये जो है ना आपने स्टीम का कितना सेट पॉइंट रखना है टेम्परेचर कंट्रोलर ये देता है। और ये टीटी, ये फाइनल सुपर हीटर का टेम्परेचर फीडबैक लेता है कि टेम्परेचर कितना है, यानी ये तो सेट पॉइंट आपने दिया और ये सेट पॉइंट आपको मिल रहा है हो क्या रहा है। तो ये दोनों का एक रिज़ल्ट बनाकर पानी के फ्लो का एक रिज़ल्ट निकालता है कितना वाल खोलना, उतने से ये वाल खुल जाता है वो स्प्रे टेम्परेचर। बाकी इसमें कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये सही है। अब हम ये बहस करेंगे ऑटोमेटिक सुपर हीटर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, यानी स्प्रे टेम्परेचर टाइप एक हम बहस करेंगे कंट्रोलर कैसे काम करता है। अब यहाँ हमारा ये है कि एक प्लांट है जो जिसमें बॉयलर पर सुपर हीटर कन्वेक्शन जोन में लगा हुआ है। ये सवाल आ जाता है इम्तहान में और ये आपको बनाना पड़ता है, ड्राइंग बनाकर समझाना पड़ता है। तो सुपर हीटर ये पहला भी आ जाता है कि कौन से तरीके मुतासर करते हैं।
सुपर हीटर का इस वजह से लोड बढ़ने सुपर हीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। याद रहेगा स्टीम का टेम्परेचर यहाँ 510 रखना मतलब है। तो ये बाकी ये जो चीज़ें ना आप ये खुद ये स्टडी कर लेना। ये इस तरीके से ड्राइंग को आगे मैं ड्राइंग समझा देता हूँ, ये आप स्टडी कर लेना और फिर बारीकी से इसको नोट करना। ये आप बॉयलर ऑपरेशन थ्योरी की किताब में भी है, दूसरी किताब में भी है, आप ड्राइंग देखकर स्टडी कर सकते हैं। मैं ये आपको ड्राइंग समझाता हूँ। ये एक स्टीम ड्रम है। स्टीम ड्रम से सैचुरेटेड स्टीम निकली है, वो यहाँ पूरी तरह नहीं दिखाई गई। ये सैचुरेटेड स्टीम ये तैयार होकर जा रही है, या सुपर हीटर 1 को गई, फिर सुपर हीटर 2 को गई, फिर सुपर हीटर 3 को गई, फिर वो आगे यूज़र को गई। तो ये सुपर हीटर 1 है, ये दरमियान में स्प्रेयर टेम्परेचर 1 है, ये दूसरे का स्प्रेयर टेम्परेचर 2 है। अब ये जो है ना वो बॉयलर फीड वाटर आ रहा है। बॉयलर फीड वाटर एक तो स्टीम ड्रम को गया, एक बॉयलर फीड वाटर टेम्परेचर को जाना, टेम्परेचर में एक टेम्परेचर 1 को गया, ये कंट्रोल वाल लगा हुआ है HSE पर, ए भी कंट्रोल वाला, ये कंट्रोल वाल लगा। दूसरा ये HSE 13 ये इधर खुलेगा। अब ये कैसे खुलेंगे, वाल कैसे खुलेंगे, यानी कैसे कंट्रोल करेंगे। ये टेम्परेचर यहाँ या ये जो पॉइंट है यहाँ से एक इंडिकेटर लगा होगा, तो वहाँ टेम्परेचर सेट पॉइंट 350 डिग्री सी वो सेट पॉइंट रखना मतलब होता है, जबकि यहाँ 485 सेट पॉइंट दिया जा रहा है। तो ये लाजमी सुपर हीटर 2 से आया है, ज़्यादा गर्म हो चुकी स्टीम, तो ये टेम्परेचर चल रहा है। अब ये एक इंडिकेटर ये सेंस लेगा और एक इंडिकेटर ये लेगा। अब ये मेन सेट पॉइंट से कितने दूरी पर है, कितना फ़र्क है टेम्परेचर के गिरने का या कम होने का। अगर ज़्यादा हो गया है, कम तो नहीं होगा, तो ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा हो गया है फर्क के 350 है, तो 350 में ये जो है वो फ़र्ज़ किया ये 370 जा रहा है, तो फिर फ़र्क 20 डिग्री का। जब ये 485 ये जा रहा है 495, ये 10 डिग्री का, इसका मतलब ये फ़र्क ज़्यादा है, ये फ़र्क ज़्यादा है। उस फ़र्क को मद्देनज़र रख के ये जो है ना ये मैक्सिमम जो होगा वो सिग्नल इसको देगा, वो सिग्नल इसको देकर कंट्रोल वाल को खोलेगा। जब कंट्रोल वाल ये खुल जाएगा तो ये पानी फीड करेगा एक बैच से, एक टाइम से, यानी उसका एक टाइम एडजस्ट किया हुआ चंद सेकंड का टाइम को मेंटेन करेगा, पानी स्प्रे करेगा, फिर टेम्परेचर को नोट करेगा, इसको भी। तो जो टेम्परेचर अगर ये इधर फ़र्क ज़्यादा है तो फिर यहाँ से सेंस आएगी, ये भी उसी को जाएगी, ये खुल जाएगा टेम्परेचर वाल को, तो वो उस हिसाब से टेम्परेचर नोट करे। तो वो जो है ना वो बैच सिस्टम है, ये इसको नोट करेगा। बैच सिस्टम से कुछ देर पानी स्प्रे होगा, फिर बंद हो जाएगा, वो ये पानी स्प्रे होना बंद हो जाएगा या पिछले टेम्परेचर पर ही रुक जाएगा, यानी पुराने, यानी जो नया वो आपने इंडिकेशन दी उसके बाद पुरानी फिर आ गई, पुरानी ओपनिंग पर आ गई। तो जो दोबारा जब टेम्परेचर दोबारा कुछ देर बाद लेगा, ये सेकंड से में हो सकता है, वो फिर सेंस लेगा, फिर दोबारा नई ओपनिंग करेगा, फिर पुरानी ओपनिंग पर आ जाएगा। ये तो ये था कि वो सिग्नल एक्सेप्ट करता है, ये तो इसको मेंटेन, यानी इसको देखता है, इसको देखता है, इसका फ़र्क ज़्यादा होता है, मैक्सिमम तो उसको भी देखता है। अब ये हम इसको देखते हैं। अब ये स्प्रेयर टेम्परेचर ये वाला है, इसमें ये है कि ये एक यहाँ से सेंस लेगा, सॉरी ये सेंस लेगा यहाँ से, इसको ये 510 डिग्री सेंटीग्रेड जो फाइनल है वो मेंटेन करना पड़ता। ये आया यहाँ जब आया
तो उसके बाद ये इसने यहाँ से 20 एनसीबी, यहाँ टेम्परेचर कितना है इस वक्त सेट पॉइंट मुझे याद नहीं है, ये एक रखना पड़ता सर। यहाँ से एक लेगा सेंस लेगा, तो ये एक रिले को बक्स को इंडिकेशन देगा, ये बक्स को देगा बनाकर ये इतना टेम्परेचर रखना, तो एक इंडिकेशन यहाँ से लेगा। ये दोनों यहाँ कंपेयर करेंगे कितना वाल्व खोलना चाहिए, तो एक दूसरा सिग्नल लेगा इधर ऑरिफिस प्लेट से फ्लो का, फ्लो बढ़ता घटता रहता है, तो ये फ्लो का सिग्नल आ रहा है, तो फ्लो ट्रांसमीटर इसको सिग्नल देगा, फ्लो ट्रांसमीटर डेल्टा पी बनाकर देगा, ये भी इधर एक रिले को देगा, रिले से ये सिग्नल इधर आया, रिले सिग्नल इधर आया, तो ये फाइनल सिग्नल ये इससे कंट्रोलर वाल्व को ओपन क्लोज करेगा, थोड़ा बहुत ओपन क्लोज होता रहेगा। ये बैच सिस्टम नहीं है, ये डायरेक्ट सिस्टम है, डायरेक्टली टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। इस तरीके से ये टेम्परेचर कंट्रोल होता रहता है। यहाँ से ये जो है ना वो बॉयलर फीड वाटर, ये जो यहाँ 105 kg लिखा हुआ है, 105 kg तो गलती से लिखा गया, ये जो है ना ये 135 kg है, पानी का 35 kg है बॉयलर फीड वाटर का, यहाँ 105 kg है। ये रीडिंग थोड़ी सी ना लिखने में गलती हो गई है, ये 105 kg है, 135 kg है, ये 105 kg है। ये बॉयलर का स्टीम लोड 130 टन मीटर टन पर आवर है, ये बॉयलर फीड वाटर का इधर को जो 15 टन पर आवर है, ये दिया गया है। आगे एक और कंट्रोलर है, ये किसी बॉयलर का है, ये आपको समझाया जा रहा है। इसमें भी कोई स्प्रे टेम्परेचर वाला तरीका है, इसमें ये फ्लो ट्रांसमीटर है, फ्लो ट्रांसमीटर ये इंडिकेशन दे रहा है, ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर जा रहा है, ये रिले है, ये TIC ये टेम्परेचर कंट्रोलर को खोल रहा है। इसमें एक ही स्प्रे टेम्परेचर है, ये वाला लगा हुआ है। तो ये एक सुपरेटर है, दूसरा सुपरेटर के दरमियान में एक सुपरेटर है, तो ये इसको टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ये जो है अगर हम इसको हटा दें, इस सारे सिस्टम को हटा दें, तो यहाँ हम वो बाईपास डैम्पर को सिस्टम लगा दें, तो ये बाईपास डैम्पर भी यूज़ हो सकता है। फिर ये सारा कुछ बॉयलर फीड वाटर लगेगा, बाईपास डैम्पर का तरीका यूज़ होगा। याद रखें बाईपास डैम्पर से हीट जो ज़ाहिर होती है, इस तरीके से हीट वो इतना बुरे रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि ये जो बॉयलर फीड वाटर जो फीड करते हैं तो यहाँ तो टेम्परेचर गिरता है और साथ में ये स्टीम प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ जाती है। जब स्टीम प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो लॉस कम हो जाता है, जबकि बाईपास डैम्पर बाईपास सिस्टम में स्टीम प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ती। यहाँ तो आमतौर पर फर्ज किया कि 100 kg पर 100 टन पर आवर स्टीम बन रहा है, तो 2 टन 3 टन तो बनती रहती है उससे, यानी वो 102-103 टन बन जाता है। तो ये टेम्परेचर ये बॉयलर फीड वाटर साथ में स्टीम प्रोडक्शन भी थोड़ी सी बढ़ाता है। ये एक कंट्रोलर दिखाया गया है, ये उसी कंट्रोलर का तरीका है, आप खुद स्टडी कर लें, ये आपको ड्राइंग सारी आपके सामने होगी, आप उसको देख लें, वो उसी तरह काम करता है। ये मास्टर का कैस्केड कंट्रोलर है, तो इसमें आगे एक स्लेव कंट्रोलर है, काम कर रहे हैं। अभी हमारा कंबशन चैम्बर टेम्परेचर कंट्रोल है। ये टेम्परेचर कंट्रोल, ये जो बड़े बड़े पावर हाउसेस में कंबशन चैम्बर टेम्परेचर जानकारी कि कंबशन चैम्बर में फायरिंग ज़्यादा तो नहीं होगी, कंबशन चैम्बर बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया, नुकसान, ये लाइव को चेक करते हैं। कंबशन कंट्रोल में मल्टीपल कंबशन चैम्बर कारकर्दगी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, आया चैम्बर किसी समय नामुकम्मल कंबशन तो नहीं होगी, ताकि फायरिंग सिस्टम में तब्दीली लाई जा सके। जदीद बॉल इस्तेमाल इस किस्म की कारकर्दगी नापने का एक तरीका बयान है। चैम्बर की फ्लू गैसों वाली फ़ज़ा में टेम्परेचर बढ़ने से आवाज़ पर होने असरात का तरीक़ेकार है। ये जो है ना वो आइए हम पढ़ते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये आप खुद वो समझे पढ़ते हैं फिर दोबारा। ये फ़र्ज़ के चैम्बर है, चैम्बर का ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें यहाँ से
ये राड लगाकर 3 सिग्नल सेंटर बनाए गए जो आवाज़ की लहरें छोड़ते हैं, और यहाँ सुपर हीट को फ्लू गैसें ऊपर उठ रही हैं, कन्वेक्शन सुपर हीटर की तरफ जा रही है और ये फ्लू गैसें जा रही है। ये आगे एक और सिग्नल रिसीवर है, ये आवाज़ की लहरों को कैच करते हैं। कैच करके तो इसमें एक ख़ास कंट्रोलर चेक करता है यहाँ से यहाँ तक जो वो फासला है वो तो फिक्स है, तो वेलोसिटी जो है ना वो मुतासर होती है हीट की वजह से। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो जो है ना वो आवाज़ की लहरें यानी जैसे मैं बना रहा इस तरह से घूम जाएंगे, यानी इसका मतलब वेलोसिटी मुतासर है। जब टेम्परेचर कम होगा वो सीधी होगी। तो ये हर एक का फिर वो एक कंप्यूटर पर प्रोसेसिंग में एक ग्राफ बनता है, ग्राफ से चेक करते हैं कि ये कितना बन रहा है। फिर साथ ही वो ग्राफ पर लिखा होता है कि ये ग्राफ कितने टेम्परेचर को शो कर रहा है। इस तरीके से हम ये इस टेम्परेचर को कंट्रोल वो चेक कर लेते हैं। आइए हम देखते हैं, कुछ स्टडी करते हैं। आवाज़ की स्पीड का किसी गर्म गैस के टेम्परेचर से ख़ास ताल्लुक़ होता है। इस तरीके कार ने किसी चैम्बर या डक्ट में औसत टेम्परेचर नापने जांचने का तरीका मुहैया किया। इस तरीके कार में इस चैम्बर या डक्ट के एक तरफ से दूसरी तरफ आवाज़ की लहरें भेजी जाती हैं। यूनिट वक्त में ये लहरें जितना फासला तय करती हैं टेम्परेचर की निशानदेही के लिए मुफीद हो सकता है। इस किस्म के किसी भी गर्म मीडिया में हवा की वेलोसिटी में तब्दीली आ जाती है। ये तरीका -32 डिग्री फ़ारेनहीट से 5000 डिग्री फ़ारेनहीट का टेम्परेचर नापने के लिए मौजूद है। ये वो तो खैर इतना -32 तो नहीं होता, तो इधर 5000 तक। तो इस तरीके में टेम्परेचर ये 5000 मतलब ये है, ये ड्रीम होता है। इस तरीके में टेम्परेचर के डिग्री रीडिंग में 2.0% या 0.5 तक एक्यूरेसी नुक्स हो सकती है। थोड़ी सी एक्यूरेसी में कमी पेशी है। मकसद ये आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आवाज़ का ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ये डक्ट या चैम्बर के मुखालिफ अतराफ़ में आमने सामने लगे होते हैं। ये कोई दूर लगाए जाते हैं ताकि उसकी हीट उन पर असर ना। ट्रांसमीटर में एक स्पार्क डिस्चार्ज यूनिट होता है, स्पार्क होता है जिसमें 3 इलेक्ट्रोड लगे थे। इनमें से दो इलेक्ट्रोड हाई एनर्जी स्पार्क देने के लिए होते हैं और फायरिंग की इम्पल्स देने के लिए होता है। इसके लिए पावर एक अलग यूनिट से दी जाती है। इसके लिए कैपेसिटर और एक 10 किलोवाट सप्लाई जनरेटर लगाया जाता है। जबकि रिसीवर एक माइक्रोफोन होता है जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से मुंसलिक होता है। ट्रांसमीटर हर 20 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक सिग्नल फायरिंग करता है। इस रिसीवर के आउटपुट का तजिया किया जाता है ताकि पता चले आवाज़ के लगे पहुँचने में कितना वक्त लगा। उसी से टेम्परेचर का कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर का इजमाली खाका प्रोफाइल बनाने के कई ट्रांसमीटर जोड़ों पेयर की शक्ल में लगाए जाते हैं। ये डक्ट ये चैम्बर के टेम्परेचर का प्रोफाइल और 2 सिमती 2 डायरेक्शन और बांट कर 4 ईयर सीरीज़ में देखा जा सकता है। मुख्तलिफ कंप्यूटर स्क्रीन में ये आवाज़ें की लहरें कैसे जाल पर उठती बैठती हैं, ये पानी की लहरें उन्हें आसान उछाल। ये ग्राफ। इसके अलावा ये बॉयलरों पर कंट्रोल करने के लिए ये एक और तरीके भी इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ कंट्रोलर होते हैं। यहाँ हम इतनी ड्राइंग नहीं समझाएंगे, वैसे समझाएंगे। ये मुख्तलिफ बॉयलरों पर हमें मीडियम प्रेशर स्टीम चाहिए होती है, तो वो फिर उसके लिए लेट डाउन स्टेशन होता है। बहुत से वो नया बॉयलर नहीं लगाते, लेट डाउन स्टेशन है। बहुत से प्लांट और मीडियम प्रेशर स्टीम की प्रोसेस छोटी टरबाइन चलाने की उन्हें फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रियों, रिफाइनरियों में चाहिए होती है। तो यानी ये अमोनिया प्लांट पर 38 to 40 kg की मीडियम प्रेशर स्टीम होती है, जिसके 380 डिग्री की स्टीम कुदरती गैस का डायरेक्ट इंजेक्शन या ट्यूबों में हार्ट निकल ऑक्साइड कैटलिस्ट से गुजरकर हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये तो थोड़ा सा बताया गया कि ये कैटलिस्ट से गुजारते हैं, ये डायरेक्टली स्टीम कंज्यूम हो जाती है और वो अमोनिया वो हाइड्रोजन तैयार होती है, फिर बाद में उससे अमोनिया तैयार करते हैं। आमतौर पर बड़े कंप्रेसर जिनकी टरबाइनें बहुत हाई प्रेशर लाइफ, फिर साथ ही वो एक और इंतज़ाम किया गया होता है कि ताकि ये लाइव हेडर पर लोड ना पड़े, ऐसे कंप्रेसर लगा दिए जाते हैं जो ऐसी स्टीम ब्लीड करते हैं। यानी वो काफ़ी सारी हाई प्रेशर स्टीम लेकर मीडियम प्रेशर स्टीम निकालते हैं, वो उससे प्लांट को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कभी कभी वो कंप्रेसर ट्रिप हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं, तो फिर बॉयलर का लेट डाउन स्टेशन सर्विस में आता है। फिर लेट डाउन स्टेशन कमी बेशी को मुहैया करते हैं।
कंप्रेसर के अचानक शटडाउन होने पर स्टीम लेट डाउन स्टेशन अचानक सर्विस में आना। अब ये लेट डाउन स्टेशन थोड़ा थोड़ा खुला रहना ज़रूरी होता है ताकि वहाँ से वो गर्म रहे। तो वो उसने अचानक जिसे फीड फॉरवर्ड स्मार्ट कंट्रोलर लगाया जाए, वो जब कंप्रेसर शटडाउन होता है तो पहले सिग्नल वो जाता है शटडाउन से पहले उसको लेट डाउन स्टेशन को, ताकि वो थोड़ा सा मज़ीद गर्म हो जाए और सो तैयार हो जाए। कंप्रेसर शटडाउन सिग्नल पर स्मार्ट कंट्रोलर स्टीम लेट डाउन स्टेशन आहिस्ता आहिस्ता। साथ ही कंप्रेसर शटडाउन से स्टीम टरबाइन की बैक स्टीम कम होकर या फिर दोबारा खुल जाए, शायद शदीद नॉर्मलिटी में बहुत हाई प्रेशर पर। अच्छा, ये साथ ही इस कंट्रोलर का ये होता है जो ही लेट डाउन स्टेशन कंप्रेसर ट्रिप होता है तो वो मीडियम प्रेशर स्टीम का यकदम कंट्रोलर में खुलना होता है। फिर कई मरतबा कोई ज़्यादा खुल जाता है तो वो उसके लिए सेफ्टी पॉप होने से पहले एक कंट्रोलर होता है, वो स्टीम को एक वेंट कर देता है, वो वेंट कर देता है उसमें, यानी ताकि वो ज़्यादा मुदाखलत ना हो अपसेटिंग ना, क्योंकि अगर आपसे इलेक्ट्रॉन वो कंट्रोलर से करेंगे तो आपको जल्दी बंद हो जाएगा, सेफ्टी नहीं देगा, वक्त पर बंद होना है। इसी तरीके से मेन बॉयलर का भी कंट्रोलर उसके साथ लगा दिया जाता है। मेन बॉयलर पर भी एक प्रेशर कंट्रोलर लगा दिया जाता है। मसलन एक बॉयलर है, वो उसकी स्टीम आप दे रहे हैं 105 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, आखिरी उसका पार्ट है। तो अब ये जो है ना उसकी 112 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेफ्टी है PSV। तो जब वो 105 से 108 पहुँचेगा तो सेट पॉइंट ऐसा होगा वो ऑपरेट हो जाएगा सेफ्टी से पहले। तो ऑपरेट होने से पहले वो स्टीम देगा, लेट डाउन स्टेशन को खोल देगा, खोल दो। लेकिन लेट डाउन स्टेशन में तो स्टीम की डिमांड ही नहीं है। तो जब लेट डाउन स्टेशन की स्टीम की डिमांड नहीं है तो ज़बरदस्ती वो वेंट हो जाएगी, वो उसकी वो अपसेटिंग हो जाएगी, वो वेंट हो जाएगा। और वो वेंट होने से ये होगा हमारे PSV नहीं खुलेगी, क्योंकि PSV बहुत अपसेटिंग कर देगी। तो ये लगाए जाते हैं, तो ये इस किस्म का कंट्रोलर होता है। ये इस तरह की वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट का ऐसे ही कई हाई प्रेशर प्लांट गैस टरबाइन अपनी वेस्ट हीट से लाइफ स्टीम पैदा करती हैं तो कॉमन हेडर को दी जाती है। इस प्लांट पर ऐसी इम्पोर्टेड लाइफ स्टीम में टेम्परेचर और प्रेशर दीगर बॉयलर का जायद रखना होता है। ये जो है ना वो जो है ना एक जगह से जो एक बॉयलर को वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट स्टीम आती है, ऐसे कंट्रोलर वेस्ट हीट फर्नेस के अंदर गैस, अच्छा अब वो वहाँ से आ रही स्टीम, तो स्टीम का थोड़ा सा प्रेशर तो अगर टेम्परेचर का उसमें सुपर हीटर बर्नर ज़्यादा लगाते हैं। इसके अलावा डीरेटर को दिया है स्टीम का प्रेशर कंट्रोलर भी होता है जो वहाँ से ले जाता है CBD से। लेकिन CBD कई मरतबा वो कमी बेशी होती रहती है, उसको फिर लेट डाउन स्टेशन लो प्रेशर स्टीम वो पूरा करता है। तो वो उसको ताकि हमारा डीरेटर अपसेट ना हो। इस हेडर मुख्तलिफ टर्बाइनों की बैक प्रेशर स्टीम CBD टैंक से हम स्टीम ये सारी मिला कर देते हैं। इसी किस्म के कंट्रोलर इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया ताकि अगर आप वहाँ ड्यूटी करें तो आपको काम करना आसान हो, आपको समझना भी आसान। ड्यूटी के अलावा ये चीज़ जो है ना प्लांट पर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको कुछ न कुछ समझा दिया। आज हमारा कंट्रोल सिस्टम का मौजू मुकम्मल ख़त्म हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा हम कुछ और समझाएंगे आप। थैंक यू वेरी मच।